200 से ज़्यादा प्लेन इस्तेमाल किए हैं इसराइल ने। 5 वेव्स में अटैक हुए हैं। 350 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं इसराइल ने। पहले तो उनके जितने कमांडर्स थे मार दिए, उनके घरों में घुस के मारा, उनकी बिल्डिंगें ज़मीन दोज कर दी, पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिरा दी। उन्होंने उनकी न्यूक्लियर पे नानतेस पे मारा और वो तकरीबन ज़मीन से आप समझिए कि 50 मीटर नीचे हैं। और अभी कह रहे हैं नेतन्याहू कि मैं करता रहूँगा हमला जब तक इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं मार दूंगा। हेलो एंड वेलकम। जिस ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। जिसका डर था आखिर वही हुआ। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर और साथ के साथ मिलिट्री साइट्स पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी की है। किस तरीके की कार्रवाई है ये, आखिर क्यों ये हमला किया गया, ये पूरी दुनिया को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। अमेरिका जब दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तब ये हमला होना किस तरीके के सवाल पैदा करता है। क्या दुनिया फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। भारत का इस पर क्या स्टैंस है, देश किसका साथ देगा, अगर देगा तो क्यों देगा, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान से, जो कि ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी में आईआर के प्रोफेसर हैं। हम इनसे हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो भी सवाल इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में। शुक्रिया। क्या उम्मीद लग रही थी इसकी, जिस तरीके का हमला हुआ है? बातें तो चल रही थी बहुत दिन से कि इजराइल कुछ ना कुछ कर सकता है। नेतन्याहू लगातार ऐसी कोई बात कह रहे थे जिसमें आसार नज़र आ रहे थे, बट हमला हो जाएगा इसकी क्या संभावना आपको लग रही थी और क्यों किया गया ये हमला? मैं ये कहते हुए थोड़ा बेवकूफ़ लगूंगा पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर मैंने एक चीज़ को कैलकुलेशन में नहीं रखा था जो दिखाता है कि कितना पेचीदा है ये पूरा मामला। हम कभी कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। मैंने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा था कि नेतन्याहू अपनी सरकार की जो सर्वाइवल है और अपना जो अगला इलेक्शन है उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रख रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ईरान को हराया इसमें और ये न्यूक्लियर थ्रेट हटा दिया तो नेतन्याहू की सरकार बच जाएगी, वो फिर से कुछ पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ जाएगी और वो हीरो कहलाएंगे। जो ख़तरा उन्होंने खुद ही खूब बढ़ाया था, यानी कि वो 25-30 साल से कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स से कुछ हफ्ते ही दूर है, कुछ महीने ही दूर है। वो कुछ हफ्ते और कुछ महीने पूरे नहीं हो पाते। पहले वो इराक़ के बारे में यही कहते थे। 2002 में उन्होंने जाके अमेरिकन सेनेट के सामने कहा था कि इराक़ कुछ दिन दूर है सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से, इसलिए हमला करना ज़रूरी है। और अमेरिका ने 2003 में फिर हमला कर दिया था। तो मैंने ये नहीं लिया था। मैं बस ये सोच रहा था कि भाई ये हमला करेंगे तो ईरान की जो जवाब में कार्रवाई होगी वो ख़तरनाक है। मैं बताता हूँ क्या कार्रवाई हो सकती है, वो हम बात करेंगे अभी। और मैं सोच रहा था कि उसका रिस्क कितना ज़्यादा है कि शायद नहीं करेगा इसराइल ईरान पे अटैक, पर मैंने ये नहीं लिया था जैसे हर मुल्क में होता है। और जैसे क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था कि अल्टीमेटली वॉर जो है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फ़ाइट होती है। कुछ एक्सटर्नल पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ़ॉरेन के, बाहर के, विलायत के, और कुछ देसी होते हैं अपने मुल्क के अंदरूनी। अगर हम इन दोनों मुल्कों की हिस्ट्री की बात करें तो क्या इनकी कॉन्फ्लिक्ट की क्या कोई हिस्ट्री है पहले से, और इनके रिलेशंस किस तरीके के रहे हैं पास्ट में? अगर बहुत पीछे से देखें तो रिलेशंस ठीक थे। ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले, 79 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले भी जब शाह थे, ईरान जो था वो एक तरह से अमेरिका का सैटेलाइट था, और इज़राइल तो था ही खैर बहुत ही करीब अमेरिका के सैटेलाइट। तो दोनों के बीच में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भी थी, पर ईरान जो था वो फ़लस्तीनियों का कॉज सपोर्ट करता था। तो आप कहेंगे 50-50 थे रिलेशंस। सीक्रेटली कुछ हेल्प भी करते थे एक दूसरे की इंटेलिजेंस में। फिर जब ईरानी रेवोल्यूशन आ गई तो वो आइडियोलॉजिकली अपोज थे इसराइल को। उसको लगता था कि जैसे इसराइल जो है वो काबिज़ हो गई है फ़लस्तीनियों के उस पे, और जो इस्लामिकली होली साइट्स मानी जाती हैं, यानी कि जेरूसलम की साइट्स, तो ईरान की गवर्नमेंट जो थी वो अपोज थी। और ये मामला चलता रहा। कुछ धमकियां आती थीं एक दूसरे की तरफ से, पर जब ईरान ऐसा लगा इज़राइल को और अमेरिका को कि वो न्यूक्लियर रिफाइनिंग शुरू कर रहा है, तब से 1990s से
ज़्यादा इनकी हॉस्टिलिटी बढ़ गई, एक दूसरे से रंजिश बढ़ गई। फिर आपको पता है इसके काफ़ी, मतलब शायद आपके दर्शकों को कुछ को पता होगा कुछ को नहीं, कि कई अटेम्प्ट्स हुए, इन्होंने बुश के ज़माने से, जॉर्ज बुश जूनियर के ज़माने से, जो ओबामा के ज़माने में वो चीज़ें फिर फल लाईं। कई कोशिशें की गई कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाए। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम था ओलंपिक गेम्स करके, जिसमें उन्होंने कुछ वर्म्स डाल दिए थे, साइबर वर्म्स डाल दिए थे ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स के कंट्रोल पैनल में। यानी कि ईरान के 2-3 जगह न्यूक्लियर रिफाइनरिंग होती है। एक तो नांतेज़ है, नांतेज़ में उन्होंने जो उनके सेंट्रीफ्यूग्स हैं उनके अंदर उनको, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिना वायर के, वायरलेस टेक्नोलॉजी से उन्होंने उनके अंदर एक वायरस डाल दिया। वो इतनी तेज़ घूमे सेंट्रीफ्यूग्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ, लाखों बार एक सेकंड में, हज़ारों बार एक सेकंड में, कि वो ओवरहीट हो गए और ख़राब हो गए। पर उससे रुका नहीं ईरान, 1-1.5 साल में फिर से रिफाइनिंग शुरू कर दी थी। ईरान कहता था हम पीसफुल रीजंस के लिए करते हैं, ये कहते थे कि नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए करते हैं और ये बस कुछ महीने दूर हैं, ये वो। फिर इजराइल ने कई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया। यानी ईरान के अंदर मोसाद ने जाके कभी उनकी गाड़ियों पे बॉम्ब लगा देते थे, कभी उनको गोली मरवा देते थे। ट्रैफिक में वो खड़े हुए हैं बेचारे, उनको गोली मरवा दी उनकी गाड़ी से। कभी एक तो बहुत ही अजीब व गरीब अटैक था, जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे, काफ़ी बुजुर्ग थे वो अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, उनको हर वक्त सिक्योरिटी भी मिलती थी हाईवे पे। तो एकदम से हाईवे पे एक जगह पे एक पिकअप ट्रक के ऊपर से कपड़ा हटता है और एक ऑटोमेटिक रोबोटिक गन जो सैटेलाइट से कंट्रोल हो रही थी, रिमोट से, वो फायर करती है और सीधी गोलियां उनके मुंह पे और सीने पे आके लगती हैं। वो गाड़ी चला रहे थे, वो बाहर उतरते हैं, वो गन फिर उनकी तरफ आती है, मूर्ति है, और उनको जब वो घुटनों पे अपने बैठे हुए थे तो फिर उनको गोली मारती है और वो अपनी बीवी के हाथों में दम तोड़ देते हैं। और फिर वो गन उड़ जाती है, उसके टुकड़े उड़ जाते हैं। तो पहले तो लोगों की समझ में नहीं आया, लोगों ने कहा भाई ये तो कोई इन्होंने कमांडोज भेजे थे, किसी ने कहा कुछ। फिर बाद में वो पूरी चीज़ पता चली कि असल में इसका मोसाद कई सालों से ऑपरेशन चला रहा था। मोसाद को पता था ये कि कभी कभी ये महीने में एक बार अपने फार्म हाउस पे जाते हैं, क्या रूट लेते हैं, और पूरा इंटेलिजेंस था। पहले से उन्होंने उस रोबोटिक गन को सेटअप किया था वहाँ पे, और इस तरह से सेटअप किया था कि उन्होंने सारे तार भी आसपास के पावर लाइंस तोड़ दी ताकि मैसेज ना जा पाए कि हमला हो गया उनके ऊपर। उन्होंने अस्पताल आसपास के तक उड़ा दिए थे इजराइल ने, ताकि उनको मेडिकल हेल्प ना मिल सके। और वो जो गन थी, जब गन फायर होती है, आपको पता है गन का रिकॉयल होता है, तो उन्होंने उसको स्टेबलाइज कर दिया था AI से, उस गन को, उसका रिकॉयल, उसमें इस तरह के जायरोज लगाए थे कि वो गन स्टेबलाइज हो जाए। और वो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से मैसेज आ रहा था। जिन लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया था वो मुल्क से निकल चुके थे जब ये पूरा हादसा हुआ, तो उनके टॉप साइंटिस्ट को मरवा रहा था इजराइल। और फिर आपको पता है कि सीरिया में जो लेटेस्ट हुआ पिछले 1.5 साल में, कि सीरिया में पहले ईरान ने सीरिया में, ये देखिए इस गेम में कोई अच्छे और कोई बुरे नहीं है, सब इसमें सबके हाथ खून से लदे हुए हैं। ईरान के हाथ खुद सने हुए हैं खून से। सीरिया में घुस गया था ईरान, और जो बहुत बुरे वहाँ के डिक्टेटर थे, बशर अल असद के बेटे, हाफिज अल असद के बेटे बशर अल असद, उनको सपोर्ट किया था ईरान ने। क्यों? ताकि हिजबुल्लाह के लिए कॉरिडोर मेंटेन रहे, एक लैंड कॉरिडोर। ईरान इराक को तो कंट्रोल करता ही है क्योंकि वहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी शिया है। वो चाहता था कि सीरिया को भी कंट्रोल कर लें, हालांकि बहुत छोटी सी अलावाइट कम्युनिटी थी, वो भी रिसेंटली शिया डिक्लेयर किए गए थे ईरानियन मुल्लाओं ने, उनको मानते नहीं थे। पहले तो उनको मानते ही नहीं थे शिया, क्योंकि ताकि इस तरह से सीरिया को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि सीरिया के थ्रू वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह जो था वो शिया ऑर्गेनाइजेशन थी लेबनान में, और वो काफ़ी काबिज थी, काफ़ी पावरफुल थी, और वो इजराइल के ऊपर दबाव डालती थी। उसके पास हज़ारों मिसाइलें थी कि अगर ईरान पे अटैक हुआ तो ये ईरानियन प्रॉक्सीज जिसे कहते हैं, उनके पिट्ठू, वो इजराइल पे हमला करेंगे। तो इस तरह से एक प्रेशर बना रहता, एक बंदूक बनी रहती थी दोनों के सर पे। इजराइल ने ईरान के सर पे, ईरान ने इजराइल के सर पे तैनात की हुई थी। तो जब सिविल वॉर हुई वहाँ पे, तो ईरान ने मदद करना शुरू कर दी बहुत ज़्यादा, और लाखों लोग मरवा दिए जो प्रोटेस्टर्स थे। पहले पीसफुल थे, फिर वो भी वायलेंट हो गए, फिर वहाँ
अलकायदा भी आ गया और सब कुछ हो गया। सीरिया की बात कर रहा हूँ। तो सीरिया में भी उनके प्रॉक्सीज थे, वहाँ पे भी उनके जनरल ईरान के रहते थे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के। तो इसराइल ने वहाँ बॉम्ब करवाया उन जनरल्स के हेडक्वार्टर्स पे, कई जनरल्स को मरवाया। उसके बदले में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बमबारी की। वो भी आपको किस्सा पता होगा, पिछले साल 2 बार हुई कि एक बार वो जनरल मारे गए उनके चक्कर में हुई, और एक बार इस्माइल हानिया जो हमास के थे एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड, वो ईरान में थे, उनकी भी प्रिसिशन बॉम्बिंग की थी। इसराइल ने उनको मरवा दिया था। तो उसके बदले में भी ईरान ने फिर मिसाइलें दागी थी जो रोक दी गई थी, ज़्यादातर कुछ बस अंदर गई थी। तो इनका काफ़ी एक दूसरे के साथ मामला चलता रहा है। अगर दोनों के कंपैरेटिव एक वो हम एनालिसिस करें दोनों की मिलिट्री पावर्स की, कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में जो कि अब युद्ध हो गया है, वैसे बेंजामिन नेतन्याहू इसको ऑपरेशन बोल रहे हैं, तो कौन मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी रखता है और कौन भारी नज़र आता है आपको? देखिए, इजराइल खुद भी बहुत एडवांस्ड कंट्री है, बिल्कुल OECD कंट्री है, यानी कि ऐसा ही डेवलप्ड कंट्री जैसे यूरोप और अमेरिका, और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वेपन्स में एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, हम भी उससे बहुत हथियार लेते हैं। इजराइल को सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी मिलती रहती है। तो इजराइल के पास जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, उसके अपने सैटेलाइट्स, अमेरिकन सैटेलाइट्स, उसके पास जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस है, जो वो सिग्नल सुन सकते हैं, कम्युनिकेशन, जो उनके पास एयर डिफेंस है, और जो उनके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, मतलब जो दूसरे का रेडार ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, सेंसर्स अंधा करने के लिए। तो और जो उनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, US के F-35, जो उनके पास स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, क्रूज़ मिसाइल्स हैं, उनके पास सबमरीन फायर्ड क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो और ख़ुद इजराइल ही एक लौती न्यूक्लियर पावर है पूरे मिडल ईस्ट में। तो कोई मुकाबला नहीं है इजराइल और उसके बीच में, और अमेरिका की फुल मदद मिलती है उनको, हर वक्त फ्रेश हथियार आते रहते हैं, चाहे वो गाज़ा के लिए हों, चाहे वो सीरिया में मारने के लिए हों, चाहे वो ईरान से मारने के लिए हों। तो बेशक इसमें इजराइल का अपर हैंड है, और इजराइल ने दिखाया ही था कि जब इजराइल ने अभी जो मैं बता रहा था सीरिया में, मैं 2-3 चीज़ें बताना भूल गया आपको, कि सीरिया में उन्होंने एक मिसाइल फैक्ट्री पे अटैक किया था जो ईरान की थी सीरिया के अंदर, उस पर अटैक करके कमांडो रेड, और जब दिल चाहते थे वो वहाँ पे अटैक करते थे, ईरानियन और असद की फोर्सेस पे भी। तो वो क्या करते थे कि उनके पास जैमर्स भी हैं, और वो उनके रेडार जैम कर देते थे, और उनके पास एंटी रेडिएशन वेपन्स भी थे। तो जब उन्होंने ये जब अटैक किया, ये कुछ महीने पहले की बात है, हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के बाद, नसरुल्लाह जो थे उनके लीडर बेरूत में, और जब ये सीरिया गिर गया, उसके बाद इजराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक किया ईरान के एयर डिफेंसेस के ऊपर। यानी कि ईरान के सारे एयर डिफेंस रेडार्स निकाल दिए, उनके एंटी एयरक्राफ्ट वेपन निकाल दिए, मिसाइल निकाल दी, एक तरह से ईरान को अंधा कर दिया, निहत्था कर दिया। तो लोग कह रहे थे कि ये एक छोटी विंडो है, जब ईरान के पिट्ठू भी गिर चुके हैं और ईरान के एयर डिफेंस भी गिर चुके हैं, तो क्यों ना हम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करें। अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ और बताऊंगा कि ईरान क्या बदले में कर सकता है, और क्यों हम समझ रहे थे कि ऐसा नहीं करेगा इजराइल। और दूसरी बात ये भी बताने की ज़रूरी है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं क्या, और उन पे कितना हमला हुआ है, और वो किस हद तक डैमेज हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उस पर बात कर लेते हैं कि अमेरिका का समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहा है। एक तरफ वो नेगोशिएशन करता है जा करके कि हम फिर से न्यूक्लियर डील कर लेते हैं ईरान के साथ में, इजराइल को रोकता है, फिर ये भी लगता है इजराइल आकर के अमेरिका का धन्यवाद भी कह रहा है कि थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो ये चल क्या रहा है? मतलब अमेरिका क्या फंसा हुआ है, या फंस गया है, या चाहता क्या है? इस पूरी दोनों की कॉन्फ्लिक्ट में किधर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अमेरिका जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, और ट्रंप खुद एक नई वॉर नहीं चाहते मिडिल ईस्ट में। बहुत जंगें लड़ ली अमेरिका ने, वो थक चुके हैं। वो तो नोबेल प्राइज़ चाहते हैं, पीस, ऊपर से वो नोबेल प्राइज़ भी चाहते हैं पीस का, कि मैं पीस मेकर हूँ, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा फोकस इकोनॉमिक्स और ट्रेड पे हो। तो अमेरिका तो नहीं चाहता था, पर अमेरिका के अंदर भी एक एंटी ईरान लॉबी है, जो पुराने रिपब्लिकन्स हैं, और ये वो ऊपर से एक प्रो इजराइल लॉबी है, वो बहुत पावरफुल है, जो भी ईरान के ख़िलाफ़ है।
और तो ट्रम्प को उनको भी ध्यान में रखना होता है, तो वो चीज़ें बैलेंस करनी है। प्लस जो प्रो इज़राइल लॉबी है और जो पैसे देते हैं वो इनके इलेक्शन के लिए सब पॉलिटिशियंस के, उसकी वजह से आप बिल्कुल एक सॉलिड कमिटमेंट है अमेरिका का टू इज़राइल सिक्योरिटी। इज़राइल की सुरक्षा अमेरिका का समझिए कि नेशनल इंटरेस्ट है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये नहीं है कि एक कुछ एडिशनल है, बल्कि एक मेन नेशनल इंटरेस्ट है। तो कुछ हद तक ट्रंप ने अपोज किया नेतन्याहू को और इज़राइल को, उसकी मुखालफत की, उनसे कहा कि नहीं आप गाज़ा में बंद कीजिए, कोशिश की कि भाई नहीं आप ईरान नेगोशिएशंस पे इंटरफेयर मत कीजिए, और सीरिया के साथ भी पीस डील किया, ये वो सैंक्शंस हटाए। पर एक हद ही है, उनको ये दिखाना था कि देखो मैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट हटा रहा हूँ हमेशा के लिए ट्रम्प को, और उनके रिफाइनिंग जो वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल वो बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। उस पर ईरान 100% तैयार नहीं हो रहा था। वो कहता नहीं हमें थोड़ी रिफाइनिंग ज़रूरी है अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, फला फला। तो अब ट्रम्प फंस गए थे। एक तरफ तो उनको वो डील नहीं मिल रहा था जो उनको चाहिए था ईरान से, दूसरी तरफ जो समर्थक थे वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंटरनली, ऊपर से वो इज़राइल को रोक नहीं पा रहे थे फुल्ली। कुछ हद तक रोक के रखा हुआ था उन्होंने। और ये भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि भाई हम गुड कॉप बैड कॉप प्ले करते हैं, यानी मैं गुड कॉप और ये बैड कॉप, ये जो कहते हैं ना कि एक तरफ से प्रेशर बन रहा है, एक तरफ से मैं उनको डील दे रहा हूँ, तो हो सकता है इस प्रेशर में आके वो डील ले लें। तो मैं तो यही समझ रहा था, पर अब हमला ही हो गया। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये भी गुड कॉप बैड कॉप का पार्ट ही है, ये हमला भी कि हो सकता है यहाँ पर भी बोल दें आकर के ट्रम्प की मैंने सीज फायर करा दिया। हाँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अमेरिका मना करे और इजराइल फिर भी कर दे, ये नहीं हो सकता। इतना तो हो सकता है कि अमेरिका कह रहा हो मत करो या डिले कर दो, और नेतन्याहू भी कह रहे हैं और अमेरिकन भी कह रहे हैं कि, और ट्रंप ने भी कहा कि उनको बता दिया गया था। तब जब बता दिया गया तब तो रोक ही सकते थे, बताने के बाद ही हमला हुआ। तो इसका मतलब है एक तरह की इम्प्लिसिट, जिसे कहते हैं चुप्पी थी। चुप रहने का मतलब यही है कि हाँ ही है। और क्या है मतलब रियलिटी क्या है जो डर ये बताया जा रहा है कि ईरान, मतलब नेतन्याहू तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये हमला नहीं करते तो इजराइल को ख़त्म कर देता ईरान, वो तो इस हद तक जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या रियलिटी है मतलब इसमें बिल्कुल कुछ भी रियलिटी नहीं है। कभी ईरान नहीं ख़त्म करता। आप मेरी बात सुनिए, सोवियत यूनियन के पास 10,000 न्यूक्लियर वेपन थे। बिल्कुल ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया जो कहते हैं कि पागल हैं वो किम जोंग, उनके पास भी दर्जनों न्यूक्लियर वेपन है। कोई इस्तेमाल ऐसे नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो भी बदले में इस्तेमाल होंगे उनके ऊपर, वो भी तबाह नाश हो जाएंगे। उसी को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड कहते हैं। यानी कि ईरानियन रजीम सुइसाइडल तो नहीं लगती, नहीं तो 40 साल से ज़्यादा वो चल नहीं सकती थी, बल्कि अब तो 46 साल हो गए। तो 46 साल से ज़्यादा चली, ऑलमोस्ट आधा सेंचुरी चल गई है। तो सुइसाइडल रजीम तो नहीं हो सकती ना कि आप तो, इज़राइल के पास तो इतने न्यूक्लियर वेपन हैं कि ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, वो नहीं करते इस्तेमाल। ये ज़रूर होता कि उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता और फिर उनके ऊपर दबाव मुश्किल हो जाता। वॉल्स करके थे एक इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर, जो माने जाते हैं गॉडफादर आईआर के, क्योंकि उन्होंने मेन थ्योरीज दी हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। वो कहते थे जितने न्यूक्लियर वेपन हो उतना पीस होगा दुनिया में। क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आ जाती है मुल्कों के बीच में। और हो सकता है वो सही थे या गलत थे, क्योंकि एक मैंने जैसे बताया था पिछले प्रोग्राम में कि स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी थ्योरी भी एक है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, नीचे के लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है कन्वेंशनल लेवल पे, जैसे हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो पर ये कि अब लेसन यही लगता है कि भाई अगर जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लो, क्योंकि जब आप हासिल कर लेते हो तो कोई आपको छूता नहीं है। नॉर्थ कोरिया इसका निशाना है, इसकी निशानी देता है। और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन तो कभी गिव अप मत करना, जैसे यूक्रेन ने किया था।
यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे, सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ, यूक्रेन ने गिव अप कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक थी। तो न्यूक्लियर वेपन एक तरह का अल्टीमेट इंश्योरेंस कार्ड है किसी भी मुल्क के लिए। तो शायद अगर ईरान से गलती हुई, शायद ईरान को पहले ही रेस करना चाहिए था न्यूक्लियर वेपन्स के लिए और बना लेने चाहिए थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। पर ये क्यों, इज़राइल को कोई ख़तरा था? इज़राइल को कोई ख़तरा नहीं था, ख़ासतौर से अब जब हमास भी तबाह हो चुका, हिजबुल्ला भी तबाह हो चुका, सीरिया भी तबाह हो चुका, तो क्या ज़रूरत थी? पर नेतन्याहू को मैं जैसे बता रहा था कि समझ नहीं पाया, मैंने भी गलती की कि असल में वो अपना सर्वाइवल देख रहे थे, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक। ये कोलिशन की सरकार है, इसको गिरने का हमेशा डर रहता है, उसको सिक्योर करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी सिक्योर करने के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए उनको ईरान को तबाह और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना ज़रूरी था। अभी हाल फिलहाल में भी 2 ऑर्थोडॉक्स पार्टीज़, क्योंकि बहुमत तो है नहीं इनका, जो इनकी पार्लियामेंट है उसमें, तो 2 पार्टीज़ इनके खिलाफ हो गई हैं, जो अभी इन्होंने बोला है ना कि मिलिट्री में सबको जाना है, तो उस चीज़ पर करेक्ट, वो वोट जो होना था। हाँ जी। तो इन्होंने अभी, ईरान ने भी अभी ट्वीट किया है मिलिट्री ने कि वी हैव नॉट इनिशिएटेड इट, है ना। अब क्या लग रहा है कि ईरान इस पर क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है? अगर वो जवाबी कार्रवाई करता है तो उसकी शक्ल किस तरीके की होगी? बेहतरीन सवाल पूछा आपने, और ये हमारे पिछले सवाल का भी इसमें जवाब आ जाएगा कि कौन किसका पल्ला कितना भारी है जी। तो ओवरऑल तो जैसे मैंने समझा इजराइल का ही भारी है, पर ईरान के पास कुछ हैं हथियार। अभी मैंने सुना कि 100 ड्रोन फायर किए ईरान ने, जो जॉर्डन और इजराइल ने मिलके गिरा दिए हैं। जॉर्डन और इजराइल ने मिलकर के गिरा दिए। जॉर्डन एक मुसलमान और अरब मुल्क जो है वो मदद कर रहा है इजराइल की। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो वो भी पेचीदा है, पूरा मिडिल ईस्ट ही इतना पेचीदा है। जॉर्डन जो है वो कई $बिलियन उसको मिलते हैं एड में अमेरिका से रेगुलरली। अच्छा, इनकी एड नहीं बंद की अभी ट्रंप ने? नहीं, इनकी एड नहीं बंद की, ना इजिप्ट की, सबकी बंद की, इनकी नहीं बंद की। क्यों? क्योंकि ये इजराइल के साथ सुलह करते हैं। अमेरिका का मेन नेशनल इंटरेस्ट है इजराइल की सिक्योरिटी। ऊपर से जॉर्डन को डर भी लगता है कि जब दिल चाहेगा इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है, या कम से कम हमारी सरकार तो गिरा ही सकता है। वहाँ पे एक तानाशाह बादशाह रूल करता है, किंग हुसैन। सारे अरब कंट्रीज़ की यही बदकिस्मती है कि किसी भी जगह डेमोक्रेसी है नहीं। एक जगह थी, वो यूएई ने गिरवा दी। यूएई डेमोक्रेसी का दुश्मन है पूरे अरब वर्ल्ड में, यानी कि ट्यूनीसिया में उन्होंने गिरवा दी। इजिप्ट में भी मोर्सी था डेमोक्रेटिक लेटर, उसको भी हटवा दिया यूएई ने। सूडान में भी तो जॉर्डन ने मदद की। पर मेरी राय में एक ख़ास चीज़ है जो ईरान कर सकता है, और ईरान ने पहले भी कोशिशें की हैं। ये अभी तक इसकी बात नहीं हो रही किसी भी मीडिया में, ना BBC, ना CNN, अल जज़ीरा, कहीं नहीं। वो ये है कि वो होर्मुज़ बंद कर सकता है। होर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो एक समुंदर का हिस्सा है। अपने सबसे पतले हिस्से में 39 किलोमीटर की विड्थ है, और अपने सबसे चौड़े हिस्से में 96 किलोमीटर की रफली विड्थ है उसकी। उसमें से दुनिया का 25% तेल गुजरता है। ये जो सारा तेल सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE से निकलता है, वो उसमें से गुजरता है। और ईरान और इराक़ से भी जो तेल आता है, क्योंकि इराक़ भी बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। दुनिया की 33% नेचुरल गैस LNG उसमें से गुजरती है। अगर उसको बंद कर दिया तो तेल सीधा जाएगा कई सौ, अभी 70 के आसपास है, सीधा जाएगा $200, $300, $400, $500, पता नहीं कितने पे जाके रुकेगा। सबकी जेब पर असर पड़ेगा? जेब पे नहीं असर पड़ेगा, सारी इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाएंगी फौरन, इमीडिएटली। चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो कहीं की भी हो सकता है अमेरिका कुछ रिड्यूस कर ले अपने ऊपर इम्पैक्ट, ये कह के कि अमेरिका भी बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अब तेल, अपने लिए रखेंगे डोमेस्टिकली। पर फिर भी, और UAE और यूरोप और इन सब का रिसेशन शुरू हो जाएगी। तो ईरान उस पतले से हिस्से का ऊपरी हिस्सा ईरान के पास है, और दूसरी तरफ जो ज़मीन है वो ओमान और UAE की है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की। उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की भी। बताइए। बाबर ने लिखा था, बाबर ने, कि हमारे यहाँ जो फरखाना में बादाम बनते हैं वो हम सीधे पहुँचा नहीं सकते, वो हमें होर्मुज़ पहुँचाने पड़ते हैं पहले। वहाँ से समुद्री तट से हमारे व्यापारी ले जाते हैं इसको। यानी कि उस ज़माने में भी, आज से 500 साल पहले भी उसकी इतनी अहमियत थी। हाँ, उसकी काफ़ी आबादी हिंदुस्तानी मूल्य की है उस जगह की जो रहते हैं लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि
हिंदुस्तानी व्यापारी, और ये नहीं कि सिर्फ उत्तर भारतीय, पर गुजरात के, महाराष्ट्र के, केरला के, दक्षिण के वहाँ पे व्यापारी कई सौ वर्षों से, 1000 वर्षों से, 2000 वर्षों से वहाँ रहते हैं। तो वहाँ की बड़ी मिलीजुली आबादी है। वहाँ लोग हिंदी उर्दू भी बोलते हैं, वहाँ लोग और भी ज़बानी, गुजराती, ये सब बोलते हैं। बहुत दिलचस्प जगह है, उसकी पूरी अपने इतिहास है उसका। और नाम भी कैसे आया, कोई कहता था होर्मुज आया अहूरा माजदा से, जो पारसी जो थे, ज़ोरास्ट्रियन जिसे कहते हैं, उनके मज़हब में जो माना जाता है उनके खुदा का नाम। पर ये शायद सच नहीं है, वो आया शायद क्योंकि वहाँ एक किंगडम थी ओरमुज, उसके नाम से आया शायद। कोई कहता है कि वो शाहपुर जो थे, किंग शाहपुर, उनकी माँ का नाम था। एक थ्योरी ये भी है कि जो डेट पाम होता है, यानी खजूर का पेड़, उसको भी होर्मज कहते हैं, तो उससे होर्मग कहते हैं, तो उससे भी हो सकता है। तो आप कह नहीं सकते, पर वो जगह पे ईरान कई पहले भी हमले कर चुका है। यानी कि 2019 में 4 टैंकरों पे सैबोटाज हुआ था, ब्लो अप हुए थे, उनमें छेद बने थे माइन से। तो ईरान अगर उसको शट डाउन करता है तो उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज और गेमिंग हो चुकी है। कोई कहता है कि भाई ईरान उसको बंद कर सकता है, कोई कहता है नहीं, अमेरिकन इतनी वहाँ पे नेवी है कि उसको रोक देगी, कोई कहता है नहीं 1 महीने के लिए तो बंद कर ही सकता है, इससे पहले कि अमेरिका खोले, या 2 महीने के, कोई कहता है 2 महीने के लिए। कुछ साफ नहीं है, पर कुछ चंद हफ्तों के लिए तो लगता है बंद कर ही सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए जो हूतीस जो हैं, उन्होंने रेड सी और यमन के आसपास का महीनों से बंद कर रखा है, साल, बल्कि 1.5 साल हो चुका है बंद किए हुए, और अमेरिका की पूरी ताकत से वो हूती से भी नहीं लड़ पा रहे। तो ये कि वो खोल देंगे होर्मुज इतनी जल्दी, हो सकता है खोल भी दें, क्योंकि हूतीस के पास कुछ है नहीं खोने को, बट इनके पास है, इनके पास ऑयल रिफाइनरीज की बॉम्बिंग हो सकती है, इनकी कई चीज़ों की नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईरान पे जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो भी जारी हैं अमेरिका के, बिल्कुल जारी हैं। वो उन्हीं की वजह से ईरान में बहुत तंगी है। ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, यानी कि इतनी ख़राब कि कुछ देर के लिए सिर्फ बिजली आती है दिन में, स्कूलों में भी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं बिजली की कमी की वजह से। अब आप कहेंगे बिजली की कमी की वजह से, जो इतना तेल बनाता है वो क्यों? क्योंकि वो सारा तेल बनाने का इक्विपमेंट और वो सारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर प्लांट, वो सब बहुत पुराने हो चुके हैं, उन सबको मेंटेनेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कैसी पॉलिटिक्स, कैसी मतलब ईरान की अगर पॉलिटिक्स को आप बता पाएँ, प्लस आपने इकॉनमी पे तो बात कर ही दी, मतलब वहाँ के लोग क्या समर्थन कर रहे हैं जो भी ईरान इस पूरे उसमें कर रहा है सिनेरियो में? देखिए, ईरान की सोसाइटी काफ़ी डिवाइडेड है। शहरों में जो लोग हैं वो कुछ खिलाफ हैं सरकार के। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि कुछ अपर क्लास और लोग, सेक्युलर लोग हैं, वो नहीं चाहते एक मजहबी सरकार हो, और वो ना हिजाब चाहते हैं ना ये चाहते हैं, और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं अपनी चॉइस की। कुछ एथनिक माइनॉरिटीज़ भी यही चाहती हैं, जैसे कुर्द हैं, अरब हैं, बलोची हैं। पर जो ईरानी गांवों में रहने वाले लोग हैं वो सरकार के सपोर्टर हैं। अच्छा। ख़ासतौर से जो खुद एथनिकली फ़ारसी स्पीकिंग है, पर्शियन स्पीकिंग है, वो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। बट अब गवर्नमेंट का वो सपोर्ट नहीं रहा जो 80s में होता था, 90s तक होता था। तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी चीज़ें भी कही थी। वेलफेयर गवर्नमेंट थी, लिटरेसी 100% लोगों तक ले आई, सबको स्कूल भेजा, सबको कॉलेज भेजा, औरतों को भी हक़ दिए, सरकारी नौकरियां दी उन्होंने, सबको, गरीबों को मिनिमम स्टैंडर्ड दिया, फ्री की गैस, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दी, खाने के लिए सब्सिडीज़ दी। तो काफ़ी पॉपुलर सरकार थी। पर अब नौकरियां नहीं हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, रोज़ करेंसी गिर जाती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि सैंक्शंस इतने लग चुके हैं, ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। 80% गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑयल से आता था, वही ख़त्म हो गया है तकरीबन। चाइना को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑयल। बिल्कुल सही, इस वक्त चाइना को सबसे ज़्यादा करते हैं। चाइना आएगा समर्थन में? तो यही मैं कहने वाला था कि देखिए, चाइना समर्थन कुछ हद तक करेगा, खुल करके, पर खुल करके मेरे ख्याल से इतना खुल के नहीं करेगा, पर कुछ कर रहा है। मिसाल के तौर पर चाइना ने ये अटैक्स कंडेम किए हैं, कहा है कि ये वायलेशन है ईरान की सॉवरेंटी के। वैसे तो सऊदी अरब ने भी किया है और ओमान ने भी किया। हाँ, वो अलग चीज़ है कि सऊदी अरब और वो क्यों चाह रहे, वो जंग नहीं चाह रहे। अब ये जो खाड़ी के मुल्क हैं, गल्फ अरब, ये सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, कौन सा मुल्क इसके साथ है और कौन विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है?
तो पहले ये मुल्क जो थे खाड़ी के, यूएई और ये सब सऊदी, ये अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े थे मिसाल के तौर पे 2015, 16, 17 तक। उस दौरान इनको लगता था कि ईरान बहुत ज़्यादा आक्रामक है, उसके बहुत सारे पिट्ठू हैं, वो हमारे लिए ख़तरा हैं। और ये लोग क्या इसकी वजह ये भी थी कि ईरान एक शिया देश था और ये सारे लोग ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो हैं ये महत्व नहीं रखती। ये हमें लगता है ऐसा, जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, कि शिया और सुन्नी, ऐसा कुछ नहीं है। शिया और सुन्नी का मामला इतना कोई जैसे हिंदू और मुस्लिम का भी नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी मज़हब की फ़ौज नहीं होती, किसी भी मज़हब के पास कंट्री नहीं होता, किसी भी मज़हब के पास हथियार नहीं होते, पर देशों के पास होते हैं। देशों की सरकारों के हित होते हैं, देशों की सरकारों की फ़ौजें होती हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो देखते हैं वो देखते हैं कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है, वो मैटर करता है IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। हम देखते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इंटेंशंस नहीं देखते हैं, हम इरादे नहीं देखते, क्योंकि इरादे कभी भी बदल सकते हैं। हम देखते हैं कितनी ताकत है किसी मुल्क में, आज दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, उसके इरादे बदल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई इसके पास हमसे ज़्यादा हथियार हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा ताकत है कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी तरह से ईरान की ताकत जो थी वो परेशान कर रही थी इनको, सऊदीज़ को और इन सब को। कुछ थोड़ा बहुत शिया सुन्नी का भी मामला था कि सऊदी अरब में एक शिया माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी जो है वो उन्हीं प्रोविंसेस में है जहाँ पे तेल है सऊदी के पास, यानी कि अल-खुबर, दम्माम, दहरान। तो थोड़ा बहुत उसका मामला था। और ये दोनों जो थे वो मज़हब को इस्तेमाल करते थे अपना इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए। यानी ईरानियन गवर्नमेंट 79 के बाद शिया इस्लाम और रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करती थी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जाफरिया जो थे, और चाहे वो यमन में हो, चाहे वो और जगहों पे हो। और सऊदी जो था वो वहाबी इस्लाम को एक्सपोर्ट करते थे अपने इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए, बोथ डोमेस्टिकली, अंदरूनी भी और बाहर भी। क्योंकि अंदरूनी भी सऊदी रॉयल फैमिली अल सऊद जो थे वो डिपेंडेंट थे वहाबीज़ के ऊपर, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी लेजिटिमेसी के लिए। तो वो वहाबी इस्लाम को प्रमोट करते थे बाहर भी। तो उनके खूब प्रॉक्सी वॉर्स भी हुई। बट ये असल में एक नेशनल लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी, मजहबी लड़ाई नहीं थी। क्योंकि दोनों मज़हब जो थे वो एक दूसरे के साथ हज़ारों साल से जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही मुल्क में, अलग अलग मुल्कों में। तो पर 2015, 16, 17 के बाद से मामला बदल गया। इन खाड़ी के मुल्कों ने देखा कि देखो ऑयल रिप्लेस हो रहा है, तेल जो है वो ग्रीन एनर्जी और सोलार से रिप्लेस हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमीज़ का ट्रांजिशन करें। उस ट्रांजिशन के लिए इनको पीस चाहिए, इनको युद्ध नहीं चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये रियलाइज़ किया सऊदी में, मोहम्मद बिन ज़ैद ने भी ये रियलाइज़ किया यूएई में, और बाकियों ने, कि हमें पीस चाहिए। दूसरा इन्होंने रियलाइज़ किया कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हम बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं। इन्होंने देखा कि देखो कैसे हूतीज़ ने 2 या 3 दफ़ा इनकी रिफाइनरीज़ पर अटैक किया, सऊदी में भी किया और यूएई में भी किया, रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक। ये अटैक अगर हूतीज़ कर सकते हैं 1000 मील, 1500 मील दूर से और इतने कमज़ोर होके, तो ईरान जो सिर्फ 100-200 किलोमीटर दूर है और इतना ताकतवर है, वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है हमें। तो वो नहीं चाहते थे। तो वो कोशिश कर रहे थे कि फिर से डील हो जाए। वो अमेरिका और ट्रंप के साथ थे, पर इजराइल नहीं चाहता था कि डील हो जाए। इजराइल चाहता है कि ईरान को फतेह कर लिया जाए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, ईरान की गवर्नमेंट गिरा दी जाए। तो इनके इंटरेस्ट अलग हो गए। और इसकी क्या अभी संभावना है, जो इजराइल के मंसूबे हैं वो पूरे होने की कितनी संभावना लगती है आपको? तो इजराइल के नेतन्याहू ने कहा है कि हम, ये शुरुआत है। हालांकि आज भी 5 वेव्स में अटैक हुआ है, 200 से ज़्यादा प्लेन इस्तेमाल किए इजराइल ने, 5 वेव्स में अटैक हुए हैं, 350 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं इजराइल ने। पहले तो उनके जितने कमांडर्स थे मार दिए, तीनों मेजर जो उनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ थे, उनको भी मार दिया, उनके डिप्टी चीफ को भी मार दिया, उनके 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया, उनके घरों में घुस के मारा, उनके परिवारों को मार दिया, उनकी बिल्डिंगें ज़मीन दोज कर दी, पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिरा दी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके न्यूक्लियर उस पर नांतेस पे मारा। नांतेस जो है उस शहर में इनके मेन न्यूक्लियर रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, और वो तकरीबन ज़मीन से आप समझिए कि 50 मीटर नीचे हैं।
उन पे मारा है। अब पता नहीं कितना डैमेज हुआ है, और कई न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट्स उन पे मारा है, और मिसाइल प्रोड्यूसिंग प्लांट जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ बनती हैं उन पे फैक्ट्रियों पे मारा है। और फिर तीसरा उन्होंने वेव अटैक किया उनके रेडार्स पे और एंटी एयरक्राफ्ट पे। और वो पहले ही कर चुके थे, मैंने बताया कुछ महीने पहले ही उनको जो बचे कुछ थे उनको भी, उनके ऊपर भी हमला कर दिया। और अभी कह रहे हैं नेतन्याहू कि मैं करता रहूँगा हमला जब तक इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं मार दूंगा। एक और न्यूक्लियर रिफाइनिंग फैसिलिटी है ईरान के पास, उसको कहते हैं फोर्डो, FORDOW। वो ज़मीन से तकरीबन 700 मीटर नीचे है, जो 700 मीटर नीचे। हाँ, आप सोचिए 100 मीटर कितना होता है, और फिर आप सोचिए 700 मीटर, और फिर सोचिए ज़मीन के नीचे 700 मीटर, और उसके ऊपर पहाड़ है, यानी पहाड़ के भी 700 मीटर नीचे है। तो लोग कह रहे हैं कि इसको इजराइल नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल अमेरिकन बम चाहिए, बंकर बस्टर, वो भी 700 मीटर नीचे भी वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसके ऊपर लगा हुआ। और उस पे सबसे लेटेस्ट उनके सेंट्रीफ्यूज हैं रिफाइनिंग के, यूरेनियम ईरान के। तो वो कह रहे हैं कि वो वहाँ तक इजराइल के बम नहीं आ सकते, उसके लिए ख़ास बंकर बस्टर बम चाहिए जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कह रहे हैं कि शायद अभी तक अमेरिका ने नहीं दिए। अब पता नहीं दिए हैं कि नहीं दिए, बट अमेरिका ने नहीं दिए थे, तो उसकी मदद के बगैर वो नहीं कर सकते। तो अब पता नहीं कि फोर्दो पे अटैक हुआ है कि नहीं, और कोशिश करेगा कि नहीं, क्योंकि उसके बगैर ईरान का प्रोग्राम बंद नहीं किया जा सकता, फोर्दो को डिस्ट्रॉय करे बगैर। नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी 9 बम्बों के बराबर यूरेनियम है रिफाइंड। अगर है तो बम क्यों नहीं बनाया अभी तक ईरान ने? क्योंकि लोग कह रहे थे कि नहीं, अभी 1 साल तक लग सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल बनाने के बाद आपको एक असेंबली बनानी पड़ती है, न्यूक्लियर असेंबली। उसमें ना आपको किस तरह से प्रिसाइसली चार्जेस, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव होते हैं कोर के आसपास, और वो ट्रिगर किए जाते हैं, उनका एक टाइमिंग होती है उनके ट्रिगर की। जब वो फटते हैं तो वो कोर को कंप्रेस करते हैं, न्यूक्लियर यूरेनियम को, और फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसे हम फिजन रिएक्शन कहते हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। तो वो पूरी असेंबली बनाने में उनको साल भर लगेगा। अगर उनको साल भर लगेगा तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि कुछ हफ्ते दूर हैं, वो सिर्फ कुछ महीने, और वो ये 10 साल से कह रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ 15 साल से कह रहे हैं कि ये कुछ महीने दूर हैं, कुछ हफ्ते दूर हैं। तो फिर जब 1 साल दूर हैं, और क्या वो सुइसाइडल हैं? क्या वो बनाते ही बम फोड़ देंगे? वो पागल हैं कि क्योंकि इजराइल के पास तो कई 100 बम है, बल्कि इजराइल वाहिद मुल्क है, अकेला मुल्क है पूरे मिडिल ईस्ट में जिसके पास ट्रायड है, अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी। मतलब इजराइल के पास सिर्फ मिसाइल नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स, सिर्फ एयरक्राफ्ट के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इजराइल के पास सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स हैं, उन्होंने उस पे भी न्यूक्लियर है, उस पे भी न्यूक्लियर है। उनके पास कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, यानी सबमरीन का पावर प्लांट जो है वो न्यूक्लियर नहीं है, कन्वेंशनल सबमरीन है, पर सबमरीन के ऊपर जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फिट कर दिया है। तो जब क्रूज मिसाइल फायर होगी अंडर वाटर, तो वो जाके, तो यानी कि अगर इजराइल, ये मुल्क इसलिए रखते हैं कि अगर मुल्क तबाह भी हो गया, आपने फर्स्ट स्ट्राइक भी कर दिया, तो उनकी सबमरीन्स आपके ऊपर फायर करेंगे और आपके ऊपर सेकंड स्ट्राइक हो जाएगा उस मुल्क की तरफ से। तो ये सबसे अल्टीमेट चीज़ मानी जाती है किसी भी मुल्क के लिए। इंडिया के पास भी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बाकी सब के पास भी है। तो ईरान, तो इजराइल के पास वो तक है, तो ईरान क्या पागल है कि करेगा? तो चांस तो नहीं था। तो अब कहाँ तक डैमेज हुआ है, इसके असेसमेंट में कई हफ्ते, कई महीने लग सकते हैं, इस असेसमेंट में सैटेलाइट्स के थ्रू, कि कितना डैमेज हुआ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना सेटबैक हुआ है, उसको एलिमिनेट हुआ है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि क्या खबर आती है नांतेज से और फर्दो से। पर नेतन्याहू ने कहा मैं करता रहूँगा जब तक ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं कर देते। अभी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या फिर से किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ सकते हैं, जिस तरीके से सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने हित सीधे करने के लिए लगे हुए हैं, सबको अपने अपने उल्लू सीधे करने हैं। तो उसमें क्या, इसमें आपको ऐसी कोई संभावना नज़र आ रही है? देखिए, वर्ल्ड वॉर का तो कोई चांस नहीं है, पर एक चीज़ तो साफ है कि अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे मुल्क एक दूसरे के ऊपर हथियार इस्तेमाल करेंगे, जो पहले नहीं दिखता था। हर जगह दुनिया में जंग के आसार हैं, जंग के बादल हैं। डर बस ये है कि इनमें से कोई जंग कहीं न्यूक्लियर ना बन जाए। जंग वैसे ही तबाही का बायस है, आप तो देख ही रहे हैं कि चाहे गाज़ा हो चाहे कहीं भी हो। पर अगर जंग न्यूक्लियर हो गई तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर होगा। बिल्कुल, थिंकिंग द अनथिंकेबल जिसे कहते हैं। तो ये ना हो जाए बस।
पर हाँ, जंग तो हो रही है, आपको दिख रहा है दक्षिण एशिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, यूरोप में, यूक्रेन रशिया में, हर जगह, और मिडल ईस्ट में, और अब क्या ताइवान में, मुश्किल लग रहा है ताइवान में होना, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है वहाँ पे। इंडिया का इसमें क्या रोल है? अच्छा, एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें है वो ये है कि ईरान इंडिया के सपोर्ट में नहीं रहता। अभी ये जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें भी कुछ बहुत खुल करके वो नहीं आए। इनफैक्ट ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के ही साथ है। इजराइल खुल करके सपोर्ट में आया हमारे, लेकिन हम अभी भी न्यूट्रल ही हैं। इजराइल के इस पूरे मुद्दे पर भी हम न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है, और हमने अभी अभी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश, वहाँ टर्की और अज़रबैजान एकदम पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा नज़र नहीं आया। तो ऐसे में क्या डिप्लोमेसी के लेवल पर हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है, या फिर इस पे इंडिया का क्या आगे स्टैंस रह सकता है? देखिए, एक शिकवा में एक शेर है कि खुदा बंदे से कह रहा है कि तू वफादार नहीं, तो बंदा खुदा से कह रहा है कि मैं वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तू भी तो इंडिया ने भी ईरान का साथ नहीं दिया, तेल नहीं खरीदा, अमेरिका के प्रेशर में आके, जो हमें बड़ा सस्ता पड़ रहा था, हमारा बड़ा फ़ायदेमंद तेल था वो, हमने उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया, उससे उनको नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से वो चोट वो भूले नहीं हैं। और वो भी हमने बंद कर दिया जो हम काम कर रहे थे चाबहार पे। तो वो चोट भी वो खाए हुए हैं। तो वो अपनी नज़र से देखते हैं, हर मुल्क अपनी नज़र से देखता है, वो देखते हैं। तो इसराइल के मामले में हमने काफ़ी इसराइल का साथ दिया। पहले तो हम सिर्फ फ़लस्तीन के लिए ही बोलते थे, पर अब मिसाल के तौर पे कल वोटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल में गाज़ा के ऊपर, तो हम कि इसका हटाया जाए ब्लॉकेड, ये वो, तो हम न्यूट्रल थे, हमने गाज़ा की तरफ से नहीं दिया वोट। तो हमने भी इसराइल का साथ एक तरह से दिया है जितना दे सकते हैं। तो नहीं, तो जो हम ये न्यूट्रल रहकर के साथ दे रहे हैं, साथ खड़े होकर के क्यों साथ नहीं देते? अब ये मामला पेचीदा है, इसमें अब सोचना पड़ेगा आपकी क्या रणनीति है, आप किस कैंप में जाना चाहते हो, आप क्या सिग्नल देना चाहते हो। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हर जगह अपना रहे हैं, क्या इसी का नतीजा है कि हमारे साथ भी फिर सब न्यूट्रल हो जाते हैं और हमको भी सेम पेज पे पाकिस्तान के साथ खड़ा कर देते हैं आकर के? फिर हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स बोलते हैं कि आप हमको एक दूसरे के बराबर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, हम न्यूट्रल हैं तो वो भी न्यूट्रल हैं। तो हर देश ऐसे ही हमारे साथ भी न्यूट्रल हो जा रहा है। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। तो क्या कहते हैं, हाँ वो भी सही बात है कि वो भी अपनी तरफ से फिर न्यूट्रल हो गए। हम न्यूट्रल हैं तो वो भी न्यूट्रल हैं। प्लस कोई मुल्क जो है वो किसी और मुल्क पे आक्रमण होते हुए सपोर्ट यूजुअली नहीं करता, ख़ासतौर से अगर दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि उनको ये फिक्र है कि भाई आप आक्रामक हो रहे हैं। एक तो वही उनको लगता है, आपने उनका पानी बंद कर दिया। दूसरा उनको ये लगता है कि भाई कहीं ये न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए, कहीं ये परमाणु हथियार ना, क्योंकि उसमें फिर उनका भी नुकसान है, फिर तो पूरी दुनिया को नुकसान है। जैसे मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में बताया था कि परमाणु हथियार के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब सनलाइट पूरी दुनिया में ब्लॉक हो जाएगी, खाना पूरी दुनिया में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, पूरी दुनिया में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिससे भुखमरी फैलेगी, मिलियंस मरेंगे पूरी दुनिया में। तो वो तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, उनको यही डर लगता रहता है। और उनको लगता है कि जैसे डिस्प्यूट है तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और दोनों की तरफ से इस पे क्लेम्स हैं, तो भाई हम क्यों इसमें पढ़ें। पर जो 26 टूरिस्ट मारे गए उस पे लोगों ने हमारा साथ दिया, सबने पहलगाम को तो टेररिज्म पे सबने दिया हमारा साथ, क्योंकि कोई भी टेररिज्म पे का साथ नहीं दे सकता, तो उस पे दिया। पर ये कि पाकिस्तान पे आक्रमण का साथ दें, ये नहीं दिया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम भी न्यूट्रल हैं तो वो भी न्यूट्रल हैं। अब फाइनली किस दिशा में जाता हुआ आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है? और दूसरी चीज़ की, क्या जो फ़िलिस्तीन के फ्रंट पर इजराइल अटैक्स लगातार वहाँ पर कर रहा था, क्या ईरान के साथ जब ये कर रहा है तो उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से उसको फ्री हैंड और भी दे देगा इजराइल को, कि भाई हम तो ईरान से लड़ रहे हैं, आप हमसे ये सब मत प्रेशर डालिए हम कि गाज़ा पे हम बंद करें, हमें फ्री हैंड और भी चाहिए गाज़ा में। तो लोग कह रहे हैं कि इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब नेतन्याहू और इजराइल के कई फ़ायदे हैं।
इलेक्शन के भी फ़ायदे हैं, ईरान को तबाह करने और न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के फ़ायदे हैं, और गाज़ा पे भी जो दिल चाहे करने का एक लाइसेंस मिल गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर देखिए क्या होता है और कब तक इसराइल अटैक करेगा, कितने और अटैक करेगा, नानतेस पे कितना नुकसान पहुंचाया है, फ़र्दों तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। क्या लोग कह रहे हैं कि अमेरिका भी मदद करेगा इसराइल की और उसको बचाने में, हालांकि नाराज़ हैं वो। ब्लिंकन जो थे, एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे पहले, वो तो कह रहे, उन्होंने अजीब स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह से नेतन्याहू ने मिडिल फिंगर दिखाई है ट्रंप को इस अटैक से। मैंने कभी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं सुना किसी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर से। तो पर कितना साथ नाराज़ तो होंगे या नाराज़ नहीं है, उनकी भी इसमें सहमति है ट्रंप की, कितनी मदद करेंगे इसराइल की। ट्रंप के तो सारे पत्ते उल्टे ही होते जा रहे हैं। चुनाव के पहले बोले कि मैं आऊँगा तो गाज़ा इज़राइल वॉर ख़त्म हो जाएगी और यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म हो जाएगी। ना उधर यूक्रेन रशिया ख़त्म हो पा रहा है, ना ये ख़त्म हो पा रहा है, नई कॉन्फ्लिक्ट्स खड़ी हो जा रही हैं, और वो आकर के सब जगह बोल रहे हैं कि हमने इंडिया का सीज़ फायर करवा दिया, हम ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, कुछ हो तो पा नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि ईरान इतना कमज़ोर है इस वक्त कि ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ईरान हॉर्मुज में कर सकता है, और मुझे लगता है कि ईरान को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। जब वो मारे गए थे लोग सीरिया में, ईरान के जनरल्स, और जब इस्माइल हानिया मारे गए थे आज से 7-8 महीने पहले, तभी ईरान को कर देना चाहिए था ये हॉर्मुज में, क्योंकि इससे ऑयल का प्राइस जब ऊपर जाता तो सबको एक निशानी मिल जाती, एक निशानदेही मिल जाती कि आगे क्या होने वाला है। तो ये शायद नहीं इतना, तो शायद इतना नहीं होता। हाँ, इतना नहीं होता शायद। ईरान के साथ वैसे कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन से देश हैं ईरान के पक्ष में ऐसे? चीन ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान की वायलेशन है। रशिया का मैंने नहीं देखा अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है, बट रशिया को साथ तो देना पड़ेगा क्योंकि ईरान ने बहुत साथ दिया रशिया का। अच्छा। जो ज़्यादातर बमबारी हो रही है यूक्रेन में वो शाहिद ड्रोन से हो रही है। वो शाहिद ड्रोन तो इन्हीं का है, ईरान का है। ईरान का है, जो ईरान ने बहुत ड्रोन में मदद की है रशिया की। अच्छा, ईरान ड्रोन बनाता है? हाँ, ईरान बड़ा ड्रोन बनाता है। ये शाहिद ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स जो हैं, ये ईरान की, जो कि सही कह रहे हैं आप, एक अजीब बात है क्योंकि वो मुल्क हर तरह से सैंक्शन में लिपटा हुआ है, पर फिर भी एजुकेशन लेवल अच्छा है ईरान में। ईरान फिर भी ये दिखाता है कि अगर ईरान पे ये सब नहीं होता तो ईरान कितना समृद्ध देश होता, ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री की तरह होता। वही है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो पीछे ही ले जाती हैं किसी भी देश को, किसी भी समाज को, कोई फ़ायदा तो नहीं होता इनसे। बहरहाल हमने जी, इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो कोई कहता है कि फिरदौसी का, कोई कहता है अमीर खुसरो का है। मुझे लगता है अमीर खुसरो का ही है। मन तो शुदम तू मन शुद्धि, मन तन शुदम तू जान शुद्धि। यानी मैं तू हो गया और तू मैं हो गई, मैं तन हो गया और तू उसकी जान हो गई। ताकस न गोयत बादजी, मन दी गरम तू दी गरी, ताकि आज के बाद कोई ये ना कहे कि तू अलग थी और मैं अलग था। ये दिखाता है कि फ़ारसी में जो सूफ़ीज़म का इन्फ्लुएंस था वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये इस्तेमाल हुआ है वैसे तो सूफियाना उसमें, पर ये दिखाता है कि एक्चुअली वो जो कल्चर था वो कितना डेवलप्ड था। वो फिरदौसी और हाफिज़ का जो कल्चर था ईरान का, आपको तो पता ही है, वाजपेयी जी बड़े शौकीन थे हाफिज़ की पोइट्री के, ये वो। तो ये बुरा लगता है देखते हुए कि ये कितना समृद्ध और इतना डेवलप्ड और इतना सोफिस्टिकेटेड मुल्क था। तो उसकी सिनेमा में अब्बास कियारोस्तामी ईरान के क्या बेहतरीन डायरेक्टर, क्या बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई हैं। मोहसिन मकबलबोफ, अब्बास कियारोस्तामी, तो मतलब ये अफसोस होता है देखते कि इतने सोफिस्टिकेट, और हमारे साथ तो बहुत ही पुराने रिलेशन है। यानी ईरान नाम ही आर्यन से आता है, आर्यनों की जगह। और जो हमारा हिंदुस्तान के जो प्राचीन वैदिक जो मज़हब था पूरा अग्नि के इर्द गिर्द, वो वही है जो ईरान में था। ईरान भी वही धर्म अपनाता था जो फिर पारसी धर्म बन गया, क्योंकि पारसी भी आग को पूजते हैं। तो हमारे और सबसे संस्कृत के जो सबसे करीबी ज़बान है
यानी कि ओल्ड पर्शियन एंड ओल्ड संस्कृत आर द टू क्लोजेस्ट सिस्टर लैंग्वेजेस। हमारी ज़बान उनसे इतनी मिलती है, हमारे खान पान उनसे इतने मिलते हैं। हम जो वो करते हैं सारा नक्षत्र का एस्ट्रोलॉजी, वो हमारी कॉमन थी, ईरान की और हिंदुस्तान की। इसीलिए तो जहांगीर जब आए तो वो सारे पंडितों को बुलाते थे, अकबर भी, सब शाहजहां भी, सारे पंडितों के साथ बैठ के अपने डिसीजन करते थे। यानी हिंदू पंडितों से अपनी कुंडली निकलवाते थे, अपने मुहूर्त निकलवाते थे, क्योंकि वो एक ही सिस्टम था जो फॉलो करते थे एस्ट्रोलॉजी। हमारे बहुत करीबी रिश्ते थे उनके साथ, व्यापार के। हमारे जो व्यापारी थे, हमारे जो बनिए थे, उनका पूरा हुंडी सिस्टम ईरान तक ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया तक चलता था। समरकंद, बुखारा, अज़रबैजान, बाकू तलक हमारे, आप पढ़िए नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे बैंकर्स वहाँ तक थे, हमारे हुंडी चेक सिस्टम वहाँ तक चलता था। हमारे बड़े करीबी रिश्ते थे हमारे उनसे। खैर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या आगे रूप लेती है, किस तरीके की आगे इन्फॉर्मेशंस आती हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया जानने को, समझने को मिला होगा कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस प्रभावित होते हैं, कैसे एक देश जो कई हज़ार किलोमीटर दूर हमसे है, वो जब किसी युद्ध में या युद्ध जैसी किसी परिस्थिति में जाता है तो कैसे इम्पैक्ट करता है। ये तमाम सवाल हमने पूछने की कोशिश की और मोहसिन साहब ने इसका जवाब दिया। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स हम करें, कौन से गेस्ट को बुलाएं, ये सब भी आप बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। शुक्रिया।